हेलो एवरीवन। तो पैरिटी हमने कर ली, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। अब देखते हैं आइसोस्पिन। आइसोस्पिन क्या होता है? संभारिक प्रचक्रण, ठीक है। आइसोस्पिन हमने 4th यूनिट में अच्छे से पढ़ भी लिया। यहाँ और देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी आइसोस्पिन कितनी होती है। न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियस होता है हमारा नाभिक, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आइसोस्पिन क्या होती है वो देखेंगे, ठीक है। उससे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है, समान होती है, ठीक है। और इनके जो मास होते हैं वो भी समान होते हैं। तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है? 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, लगभग इक्वल है। तो हमने जो 3rd यूनिट में देखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो आइसोस्पिन होती है वो हाफ होती है, ठीक है। आइसोस्पिन हाफ होती है, लेकिन जो उसका 3rd कंपोनेंट होता है वो डिफरेंट होता है। इसके लिए प्लस हाफ होता है और इसके लिए माइनस हाफ होता है। तो यही था। और ये सभी अन्योन्य क्रिया करते हैं। जो इंटरेक्शन होता है इनका वो कंजर्व रहता है, ठीक है। जो अपन ने कंजर्वेशन इक्वेशन पढ़ी थी 4th यूनिट में, वो कंजर्व रहता है। तो ये था हमारा आइसोस्पिन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। ये क्या होता है ये देखते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है ये देखते हैं। जो एटम होता है उसके मास को नापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। कि जो एटम के मास को हम जिससे मापते हैं उसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। तो हमें जो न्यूक्लियस होता है इसका मास निकालना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकालेंगे? अगर इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के जो मास को अलग कर दिया जाए तो हमारे पास नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। तो इसके निम्न भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। फर्स्ट लेते हैं आयन सोर्स, सेकंड है फिल्टर, या इसको फोक्सिंग चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो 3rd होता है वो अभिलेखन कक्ष, रिकॉर्डिंग चैम्बर, ये होता है अभिलेखन कक्ष। ये फिल्टर होते हैं, ये सोर्स होता है, आयन सोर्स होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आयन सोर्स। आयन सोर्स से हम कैसे एटम का मास निकालते हैं। तो जिस भी एटम का हमें मास निकालना है उस एटम को पहले हमें आयनित फॉर्म में प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब इस आयन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा है। देखो, फर्स्ट अपना है कि जो भी एल्कली मेटल होते हैं जो क्षारीय धातु होती है, क्षारीय धातु कौन सी होती है? वर्ग ए के तत्व होते सारे, ठीक है। तो एल्कली जो मेटल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या सीजियम है, इनको गर्म करने पर ही इनका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादातर मतलब Li+Na+, मतलब इनकी जो बाह्यतम स्टेट होती है 3s1 4s1 ऐसे होती है, ठीक है। तो ये S वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं और अपनी स्टेबल स्टेट में आ सकते हैं। तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए इनको थोड़ा सा गर्म करने पर ही ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे और आयनित फॉर्म में आ जाएंगे Li+, Na+, K+ और Cs+, ठीक है। इनमें ये प्रवृत्ति होती है क्योंकि ये जो अक्रिय गैस विन्यास होता है, इनर्ट गैस विन्यास होता है, उसमें आ जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन
चले जाने के बाद। और तुम्हें पता है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, जब इनर्ट गैस में फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब उसके विन्यास में आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे केमिस्ट्री के टॉपिक है। फिर भी यहाँ से देख लो, जो इनकी बाह्यतम स्टेट होती है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, थोड़ा सा गर्म करने पर भी निकल सकता है। तो इस प्रकार हम इसको, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनको आयनित फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें, जो हमारा गोल्ड होता है, सोना, यूरेनियम होता है, या इसी टाइप के जो अन्य पदार्थ होते हैं, उनको जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे दो, कैथोड और एनोड, उनके मध्य रखते हैं तो वो आयनित फॉर्म में आ जाते हैं। तुम्हें पता है वो स्पार्क जो विसर्जन था, दोलनी स्पार्क विसर्जन, ओसिलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज द्वारा इन पर आयनित फॉर्म में आ सकते हैं, ये यूरेनियम और सोना, गोल्ड। ठीक है, ये विधि थी जो शायद की होगी 11th 12th में या फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कहीं तो की होगी, जो ओसिलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज द्वारा। क्लियर, ये सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर भी देख लो, ये तो गई मेटल टाइप। या फिर अब हम देखें गैस से हमें धनायन या ऋणायन जो भी निकालना हो, उसको हमें जैसे भी कोई भी विसर्जन नली होती है, मतलब जो ग्लास ट्यूब होती है उसमें भरेंगे, और उसको जैसे भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड या एनोड, उसके पास अगर हम ले जाएं तो उसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा, मतलब जो कैथोड मतलब जो विपरीत चार्ज उत्पन्न करते हैं, तो एंटी चार्ज उत्पन्न करेंगे, तो हमें कैथोड की भी और या फिर मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की भी और नेगेटिव चार्ज की भी पुंज मिल जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है हम कैथोड के पास ले जा रहे हैं या फिर एनोड इलेक्ट्रोड के पास ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये पुंज निकाल सकते हैं, तो आयनित फॉर्म में हमें कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर नेक्स्ट देखिए, किसी गैस को प्रेशर से भी हम धनायन और ऋणायन निकाल सकते हैं, उस पर प्रेशर डालें तो भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आयनित फॉर्म के बहुत ज़्यादा तरीके हैं जो हमने फर्स्ट में मेथड भी पढ़ चुके, तो आयनित फॉर्म में हमें ला सकते हैं। तो जैसे ये आयनित फॉर्म में आएंगे, इनकी जो चार्ज होता है, ठीक है, मास होता है, एनर्जी होती है, और जो मोमेंटम होता है वो डिफरेंट मिलते हैं, सारी चीज डिफरेंट मिलती हैं। तो ये डिफरेंट होने के कारण जो एक नैरो बीम होती है, संकीर्ण जो पुंज होती है, उसमें से गमन नहीं कर सकते, उसमें से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये सारी वैल्यू इनकी डिफरेंट होती है। चार्ज भी डिफरेंट होता है, मास भी, एनर्जी भी और मोमेंटम भी। तो हमें इनको अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो एक निश्चित आवेश, चार्ज, मास, एनर्जी, मोमेंटम, इन आयनों को, मतलब ये डिफरेंट रखते हैं, इन आयनों को जो अलग करने के लिए जो हम काम में लेते हैं वो है फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। किस प्रकार समान जो ऊर्जा के आयन प्राप्त किए जा सकते हैं, समान मास के, समान एनर्जी के, मोमेंटम के, ये देखेंगे फिल्टर द्वारा। ठीक है, तो करते हैं हम कल फिल्टर। ओके, नाउ बाय बाय।